हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनुराग सिंह राठौर। और हम बीच में ही वो वाला वीडियो कट गया था भाई, ठीक है। उसके लिए बहुत बहुत सॉरी बच्चा पार्टी, ठीक है। अब जो है हम आपको बार बार एक ही चीज बोल रहे हैं कि क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है। या तो आप यूट्यूब पे पढ़ लो, चलो ठीक है यूट्यूब पे पढ़ ले रहे हैं सर, लेकिन क्लास में आने का क्या फायदा है? क्लास में आओगे फायदा ही फायदा होगा। क्लास में आकर के एक्सपीरियंस कर लो। क्रैश कोर्स 5 तारीख से स्टार्ट हो चुका है। बढ़िया तरीके से तैयारी करना है, शानदार तरीके से तैयारी करना है, जबरदस्त तरीके से तैयारी करना है। एकदम क्लास में एक एक शॉट में जो चैप्टर होगा वो खत्म होते जाएगा। ये बड़ा फायदा होता है। रिवीजन तुरंत हो जाता है, नोट्स तुरंत मिल जाता है, एमसीक्यू तुरंत लग जाता है। यूट्यूब पे बेटा बहुत थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो जो वीडियो जहां से हम खत्म किए थे वहीं से आज हम शुरू करेंगे, ठीक है। शुरू करने कहां से हम खत्म किए थे? तो नेपोलियन का जितना भी पार्ट था, नेपोलियन वाला, ये हम आपको यूरोप का मैप बता दिए थे, बढ़िया से समझाए थे। कहां फ्रांस है, ठीक है। ये आपका फ्रांस हो गया, ये आपका जर्मनी, पहले एक राज्य नहीं हुआ करता था, कैसे जर्मनी का एकीकरण होगा वो इस वीडियो में देखेंगे। इटली का एकीकरण देखने वाले हैं, ठीक है। फ्रांस कैसे इसमें हीरो के रूप में काम करता है ये हम चीज जानने वाले हैं। उसके बाद ऑस्ट्रिया जो है कैसे विलन के रूप में काम करता है वो भी हम इसमें देखने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद रसिया का क्या इसमें योगदान रहेगा, ब्रिटेन का क्या योगदान रहेगा, ये सारा चीज हम देखने वाले हैं। उसके बाद हम इसमें क्या देखे थे भाई? हम देखे थे इनके वजह से कैसे लड़ाई हुआ था, कैसे जनता आक्रोश हुआ था। ये हम पिछले वाले वीडियोज में देखे थे, कैसे इनको मार दिया गया था। कहां से शुरुआत हुई थी? 1789 से जो फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई थी 14 जुलाई 1789 से, ये हम देख चुके थे, ठीक है, इनके वजह से, ठीक है। उसके बाद कैसे और कितने शानदार महल में ये रहा करते थे ये भी चीज हम आपको बताए थे। उसके बाद कैसे जनता ने आपस में क्या, कैसे जनता जो है आपस में क्या करी, जनता आपस में मीटिंग कर करके सरकार के खिलाफ आवाज उठाया, और आवाज उठा करके पूरा सरकार यानी राजतंत्र को ही खत्म करके अपना खुद का एक संविधान रचा। ये भी हम आप लोग को पिछले वीडियोस में बता चुके थे। उसके बाद हीरो की एंट्री होती है नेपोलियन बोनापार्ट। ये भी इसको बारे में बताए थे। नेपोलियन बोनापार्ट बहुत सारे काम करता है। ये नेपोलियन संहिता लागू किया था 1804, जिसको नेपोलियनिक कोड के नाम से जाने थे। नेपोलियनिक कोड या नेपोलियन संहिता के नाम से जाने थे। आया बात समझ में? तो ये सब क्या क्या नेपोलियनिक कोड में था ये भी हम आपको बता चुके थे और बहुत बढ़िया से समझाए हैं। आप अगर पिछल का वीडियो देखेगा, पार्ट 1 देखेगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। आज हम लोग कहां से शुरू करने वाले हैं? बहुत बढ़िया से सब समझाया है, आप लोग जाके देखिएगा, ठीक है। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं यूरोप में राष्ट्रवाद से। देखो नेपोलियन के बारे में डिस्कशन हम कर चुके हैं, आज हम बहुत बढ़िया से यूरोप में राष्ट्रवाद समझेंगे। हम बता रहे हैं कि देखो नेपोलियन गलती से ही सही, लेकिन यूरोप में क्या किया था, एक राष्ट्रीयता की भावना जगा दिया था, हम आपको बताए थे। लेकिन नेपोलियन के मरने के बाद क्या हुआ, कैसे हुआ? तो सबसे पहले हम नेपोलियन को अब ये नहीं मार देंगे, पहले नेपोलियन के बारे में समझेंगे कि नेपोलियन कैसे मरा था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो देखो क्या हुआ, नेपोलियन जहां जहां जाएगा वहां वहां इसको स्वागत किया जाएगा, क्योंकि ये फ्रांस में एकदम झंडा गाड़ रहा था, जिया हो जर्मनी के लाला, फ्रांस के लाला, जिया तू 1000 साला, तनी नाची के तनी गाई के। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जिया हो फ्रांस के लाला, और जिया तू भोर बलाला, तनी नाची के तनी गाई के, तनी नाची गाई सबके मन बहलावा नेपोलियन। नेपोलियन बहुत गर्दा आदमी है बाबू, इसके बारे में हम थोड़ा समझाते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद, ठीक है, यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे पनपा? देखो राष्ट्रवाद का मतलब हम बता रहे हैं बार बार, एक नंबर के आता है। राष्ट्रवाद क्या है? तो एक आधुनिक चेतना है, विश्व की एक आधुनिक चेतना है, एक जागृति है। जागृति का मतलब क्या होता है? फिर से जागना। ऐसा नहीं कुछ सुतल है तो उठा दिया बाबू है जाग गए, है जाग गए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। फिर से जागना, फिर से जागना का मतलब अंधविश्वास बहुत फैला है भैया, अंधविश्वास का जमाना है। अंधविश्वास में लोग क्या कर रहे हैं? अंधविश्वास में इसको खत्म करने के लिए तार्किक संगत दे रहे हैं। तार्किक संगत समझ में आ रहा है? तर्क दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब अंधविश्वास को हटा करके लोग सोचने लगे कि भैया राजा का बेटा राजा का है बनेगा, राजा इतना दिन से
काम क्या कर रहा था, जनता के अगर हाथ में शासन प्रणाली होगा तो क्या होगा, देश अगर जनता चलाएगा तो क्या हो गया। तो लोग जो है अपने देश के बारे में अगर खुद सोचे तो क्या होगा। तो इसी को बोलते हैं राष्ट्रीय चेतना। राजनीति के बारे में खुद सोचे, वहां का संस्कृति के बारे में जनता खुद सोचे, सामाजिक परिवेश को खुद जनता देखे, क्योंकि रहना देश में तो हम लोग को ही है। तो इसको बोलते हैं राष्ट्रीय चेतना का विकास होना। अब यहाँ पे देखो, राष्ट्रवाद, यहां समझो, राष्ट्रवाद की भावना का प्रारंभिक बीजारोपण यूरोप के फ्रांस से शुरू हुआ था 1789 की क्रांति से। क्यों भैया 1789 की क्रांति को स्टार्टिंग पॉइंट क्यों दिया भैया? ये था एक फुलझड़ी में एगो फूल, जैसे आग लगा बम 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 फटना नहीं शुरू हो जाता है, वैसा ही 1789 की फ्रांसीसी की क्रांति हुआ था। क्या हुआ था सर जी? आपको बताए थे, बास्तिल के जेल को जला दिया था, राजा को पकड़ के घसीट के लाया, गणासी से मुंडिये काट दिया। और यहाँ पे राजा जब चला गया तो जो जनता सोचता कि अरे बाबू अब क्या होगा, राजा तो खत्म हो गया है, अब क्या करेंगे। तो जनता बोला कोई बात नहीं, जब वो राजा को मारे हैं तो हम खुद का शासन प्रणाली बनाएंगे खुद। तो बढ़िया सिस्टम बनाया, तो पूरा यूरोप के लोग देखा कि अरे बाबू फ्रांस बिना राजा के चल रहा है, तो हम नहीं कहीं नहीं चल सकते हैं। जर्मनी का लोग सोचेगा कि बिना राजा के भी चल सकते हैं, इटली का लोग सोचेगा बिना राजा के चला काहे नहीं जा सकता है। तो बीजारोपण की शुरुआत कहां से हो चुकी थी? फ्रांस की क्रांति से, फ्रांस से हुआ था। 19वीं शताब्दी आपको बता दिए थे, 1801 से लेकर के 1900 तक जो चलेगा 19वीं शताब्दी कहलाएगा। 19वीं शताब्दी में बहुत सारे ऐसे आक्रामक रूप धारण कर लिया, राष्ट्रवाद ने आक्रामक रूप धारण कर लिया, जिसमें युगांतरी रहा। मतलब जर्मनी में भी राष्ट्रवाद, जनता लोग एक हो गया, इटली में भी जनता लोग एक हो गया, हर जगह जो है वो राष्ट्रवादी भावना हो रहा था। यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना के विकास में फ्रांस की राज्य क्रांति और एक नाम आया है नेपोलियन के आक्रमण। नेपोलियन के आक्रमण को अभी हम समझेंगे थोड़ा देर में। नेपोलियन के आक्रमण का महत्वपूर्ण योगदान रहा। बहुत बढ़िया से मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था कि नेपोलियन को लोग बुलाता था, चाहे इटली का जनता हो चाहे जर्मनी का जनता, जर्मन तो उतना बड़ा था नहीं, जर्मनी का जितना भी साम्राज्य हुआ वहां का जनता उनको बुलाता था, आइए आ जाइए यूं न रह रह के हमें तरसाइए, ऐसे करके लोग जनता को बुलाता था। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये क्या हो गया भाई? अब देखिए, फ्रांसीसी क्रांति ने राजनीतिक को अभिजात वर्ग से निकाल करके आम जनता की वस्तु बना दिया था। देखो, अभिजात वर्ग का मतलब क्या होता है? पहले राजाओं महाराजाओं को, वर्ग को, जैसे बड़े बड़े राजा महाराजा हैं, अमीर लोग हैं, उनको हम नोबल्स फैमिली में रखते थे, क्योंकि पूरा पॉलिटिकल सिस्टम कौन लेके चलता था? वही लोग चलाता था भैया, जो बोलता था, जैसे बोलता था। पादरी लोग होता था, है ना, पादरी, आपको समझ, हम आपको बताएंगे, आप 9th में पढ़े होंगे तो आपको पता है कि फ्रांस में कितने तरह के समाज बटा हुआ था। तो पहला नंबर पे आता था पादरी, जिसको हम लोग पंडित जी बोलते हैं। दूसरा नंबर पे आता था कौन बेटा? दूसरा नंबर पे कुलीन लोग आता था, जिसको हम लोग अमीर लोग आज के डेट में बोलते हैं। और तीसरा नंबर पे सर्वसाधारण वर्ग आता था। सर्वसाधारण वर्ग आता था, ध्यान से समझिए, सर्वसाधारण वर्ग, सारा बोझ इसी पे डाला हुआ था। तो ये दोनों टैक्स नहीं देता था, लेकिन जनता क्या किया, इन दोनों से सिस्टम खींच करके अपने हाथ में ले लिया। ये सब किसके बदौलत हुआ था? ये सब हुआ था फ्रांस की क्रांति के वजह से। अब यहां पे समझते हैं क्या हुआ। चलो, नेपोलियन के साथ क्या हुआ मैं आपको बताता हूं। देखो, हम यहां से समझेंगे, इस वाले स्लाइड से पहले समझ जाते हैं, उसके बाद हम नेपोलियन के साथ क्या हुआ जो बताते हैं। ये है नेपोलियन। बैक में थोड़ा सा चलेंगे, कहानी थोड़ा सा समझेंगे और कहानी को समझने का प्रयास करेंगे, बड़ा मजा आने वाला है। देखो कहानी क्या है। देखो, नेपोलियन क्या कर रहा था, ये नेपोलियन है। नेपोलियन चाहता था कि, नेपोलियन की क्या चाहत थी, ध्यान से समझना है बच्चा पार्टी, बच्चा लोग, प्यारे बच्चे ध्यान से समझिए। नेपोलियन क्या चाहता था कि पूरे यूरोप पे इसका कब्जा हो। हैं, ऐसा थोड़ी होता है। ये बोलता था सब हमर होगा, जितना भी यूरोप होगा सब पे अपन का राज चलेगा। ऐसा कौन बोलता था? ऐसा बोलता था नेपोलियन। एक बात बताओ बाबू, कि चलो ठीक है, मान लेते हैं कि आप बहुत अच्छे ताकतवर इंसान हो, लेकिन कोई ना कोई तो आपको पटकवे करेगा। जब तक आप अकेले सबको पटकिएगा तो पटक दीजिएगा, लेकिन सब कोई मिलकर आपको पटकेगा तो मर ही ना जाइएगा। तो यही कहानी इसके साथ हुआ। ये जब जर्मनी को अपने अंडर में लिया, ठीक है, जब ये जर्मनी को अपने अंडर में लिया तो बगल से ऑस्ट्रिया का राजा देख रहा था,
ऑस्ट्रिया का राजा देख रहा था, ड्यूक मेटरनिक। बोला रे बाप जर्मनी को पटक दिया। जर्मनी कुछ नहीं बोला। उसके बाद ही इटली को जब पटका तो यहां पर ऑस्ट्रिया बोलता है रसिया को, ये चाचा देखिए ना, साथ साथ जर्मनी को भी पटक दिया, इटली को भी पटक दिया। और जर्मनी और इटली के बगल में कौन है, ध्यान से समझो। जर्मनी और इटली के बगल में कौन है, ये आपका हो गया जर्मनी, ये आपका हो गया इटली। अगला नंबर किसका था, ऑस्ट्रिया का। ऑस्ट्रिया वाला एकदम डर गया, ये बोला बाप रे बाप, अगला नंबर हमरे है। ये ऑस्ट्रिया वाला फोन घुमा दिया केकरा, ब्रिटेन को फोन घुमा दिया। ये बाबू यहाँ का राजा कौन था, विलियम कोई सेकंड था, इसको ब्रिटेन को फोन घुमा दिया, रसिया को फोन घुमा दिया। उसके बाद ये प्रसा को फोन घुमा दिया, रूस को फोन घुमा दिया। ये बोलो बाबू बचावा हो, अगर नेपोलियन अकेले हमको मारेगा तो बड़ी मार मारेगा, इसलिए हम चाहते हैं कि नेपोलियन को एक साथ आप क्या कीजिए, नेपोलियन को हम लोग एक साथ मिल के पटकेंगे और जितना बड़ा साम्राज्य सब आपस में बांट मिल लेंगे। ऐसा कौन किया, ऐसा ये ऑस्ट्रिया का चांसलर ड्यूक मेटरनिक ऐसा करा। बात समझ में आ रहा है, ड्यूक मेटरनिक ने ऐसा सब के साथ मिल करके, यानी इसको हम शॉर्टकट में पराब कहेंगे, PRAB, रसिया यानी रूस, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन। ऑस्ट्रिया बोल रहे हैं, ऑस्ट्रिया ये विलेन है, मेन विलेन यही है। और ये क्या करा, सब लोग मिलकर के बेचारा अकेले जो किसी से नहीं थमा रहा था, ये नेपोलियन को बहुत मार मारा, इतना मार मारा। उसके बाद ये नेपोलियन जितना साम्राज्य अपने अंडर में जीता हुआ था वो सब हार गया। ये हुआ था 1815 में। 1815 में बहुत भयानक लड़ाई हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि विश्व युद्ध से पहले अगर किसी भी में भी सबसे ज्यादा जान माल की क्षति हुई तो यही हुई। लगभग 1 लाख लोग इसमें क्या हुआ था, घायल हुआ था और मारा गया था। लगभग 1 लाख लोग, सैनिक, सिर्फ सेना, जिसमें नेपोलियन को बहुत बड़ा हार मिला था। और देखो नेपोलियन कहाँ का राजा था, याद करो बाबू, नेपोलियन था फ्रांस का राजा। और फ्रांस का राजा चाहता था कि पूरे यूरोप पे मेरा कब्जा हो, यानी फ्रांस चाहता था कि पूरे यूरोप पे मेरा कब्जा हो। लेकिन ऑस्ट्रिया को डर लगा और ऑस्ट्रिया क्या किया, सब के साथ मिल करके नेपोलियन को पटक दिया और मार दिया। ठीक है, अब जब ये हार गया तो सब मिलके बोल रहे, अरे बाबू, अरे बौना बहुत तेज बन रहा था रे, ओए अब बताओ कैसा लगता है। नेपोलियन में, भाई यदि आप लोग अकेले, हम अकेले, आप लोग सब लोग मिल के मारिएगा तो कैसा चलेगा। अब दो डायलॉगवा बोलो तो, भैया दिया स्माइल, मारो रे मारो, मारेंगे एक चमेटा खींच करके। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बात समझ में आ रहा है। तो यहां से नेपोलियन हारा तो हारा और फ्रांस की गद्दी भी गई और इसको एक जेल में भेज दिया गया। और उसके बाद इसको लोग जेल में भेज दिया और वहां पे भी इसकी मृत्यु हो जाती है। नेपोलियन यहां से हार गया। अब आगे चलते हैं, अब समझते हैं जो युद्ध हुआ था। ऑस्ट्रिया जो था किसके साथ मिलकर के आया था, प्रसा, रसिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन। खुद ही ऑस्ट्रिया का राजा था। ऑस्ट्रिया का राजा कौन था, ड्यूक मेटरनिक। ड्यूक मेटरनिक ऑस्ट्रिया का राजा था। यही वो क्षेत्र था जहां बैटल ऑफ वाटरलू हुआ था 1815 में। 18 जून 1815, 18 जून 1815। तो ये एग्जाम में आता है कि वाटरलू की लड़ाई कब हुई, 1815 में। ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था, ड्यूक मेटरनिक चांसलर कहते हैं, वो कब लड़ाई किया नेपोलियन से, 1815 में। नेपोलियन फ्रांस की गद्दी से कब हटाया गया, 1815 में। इसके बाद क्या प्रथा चलता है बेटा, समझते हैं प्रथा क्या चलता है। देखिए ध्यान से कि जो राजा जीतेगा और जिसको हराएगा उसके साथ संधि करना पड़ता था। क्या करना है, संधि करना है। तो सब रजवा
सब वाटर, ये बैटल ऑफ वाटरलू है, एकरे में हराया गया था, ठीक है। इसमें क्या करना है, संधि करना है। तो सब मिलकर के किसके साथ संधि करेगा, नेपोलियन बोनापार्ट के साथ। नेपोलियन बोनापार्ट के साथ संधि करेगा। कब, 1815 में। अब इस संधि में कुछ शर्त रखा जाएगा। शर्त क्या रखा जाएगा, इससे क्या मांगा जाएगा कि देखो, इटली जो तुम अपने कब्जे में लिए हो वो हमको दे दो। ये बोलता नहीं चाचा, बोले मारेंगे 4 तमेचा। इटली वाला पार्ट हमको दे दो। नेपोलियन को बोलेगा ले लो भाई। बोला जर्मनी वाला पार्ट हमको दे दो। बोला ले लो भाई। अब फ्रांस वाला पार्ट भी हम तुमसे छीनेंगे। बोला ये क्या कर रहे हो, मारेंगे 4 तमेचा। देता कि नहीं देता है। तो फ्रांस का कुछ हिस्सा जो है वो दूसरा देश बटिया लिया, कुछ हिस्सा, ज्यादा नहीं, ध्यान से समझिएगा, कुछ हिस्सा, ज्यादा नहीं। और फ्रांस में बोला कि तुम जो जो सिस्टम लागू किया है, सब मिलके बोला कि अरे बाबू, तुम जो जो सिस्टम लागू किया है हम उस सिस्टम को वापस से रीअरेंज कर देंगे। तो नेपोलियन क्या सिस्टम लागू किया था, 1804 का कोड का सारा सिस्टम, जैसे बंधुआ मजदूरी को हटाया था वो लाया जाएगा, सबके लिए एक जैसा कानून किया गया था वो भी हटाया जाएगा। फिर सामंती व्यवस्था को हटाया था वो भी एक जैसा किया जाएगा। टैक्सेशन सिस्टम को कम किया था वो भी बढ़ाएगा। यानी वापस से ये वही व्यवस्था, पुरातन व्यवस्था लाने की कोशिश कर रहे हैं जो फ्रांस में था। लेकिन एक बात बताओ बेटा, जिस जनता को, जो जनता राजा का नहीं सुना वो नयका राजा का सुन जाएगा। नेपोलियन तो कम से कम अच्छा काम कर रहा था, तो नेपोलियन के बारे में सब अच्छा चल रहा था। लेकिन जो जनता राजा का नहीं सुनेगा वो भले ही कुछ देर के लिए चुप हो जाएगा। क्लास 10th में है ना कि दोपहर घर घर का नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है ना। हुक्कार जब ऐसा करके बहुत अच्छा कविता लिखा हुआ है, कविता बहुत सुंदर है। जनता किसी का नहीं, जनता जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है, ऐसा करके बड़ा अच्छा से लिखा है। कौन जनता, हाँ मिट्टी की मूरत वही जनता जो कभी ऐसे सर झुकाए खड़ा, ऐसा करके बहुत अच्छा सा कविता है वो जनता। तो जनता जिधर चाहेगा, लेकिन जनता के पास अभी उसका खुद ही राजा अभी पिटा गया है, तो जनता भी चुपचाप बैठ के देखेगा, कहा कि इसके सामने भी के गो है, 4 गो अकेले है, और खुद जो इसका हीरो, जिसको जनता हीरो मानती थी नेपोलियन बोनापार्ट को, वो खुद बेचारा पिटा रहा है, तो जनता भी कुछ नहीं कर सकती है। तो सारा का सारा काम अंडो कर देगा। मतलब वापस से जो बुर्बो राजवंश का, जो बर्बन फैमिली का यहाँ पे था फ्रांस में, वापस से बर्बन फैमिली को क्या कर देगा, स्टैब्लिश कर देगा। क्या क्या किया जाएगा 1815 में, मैंने वो सारा चीज बताया। देखो 1815 के वियना संधि के मुख्य उद्देश्य क्या थे, सब लोग मिलकर के नेपोलियन के साथ संधि कर रहा है, और नेपोलियन से जबरदस्ती जो है वो बोल रहा है कि भाई क्या कर रहा है, तो यूरोप में शांति और स्थिरता स्थापित करना। देखो झूठ मूठ का खल्ली, यूरोप में शांति और स्थिरता स्थापित कर रहा है। नेपोलियन क्या कर रहा था, युद्ध लड़ रहा था, राजा से युद्ध लड़ रहा था। तो आपको बताया था ऑस्ट्रिया को डर लग गया था, तो वो बोल रहा था कि देखो हम इसलिए ये संधि कर रहे हैं कि यूरोप में शांति और स्थिरता स्थापित किया जाए, कि नहीं किसी से लड़ाई झगड़ा हो। हम मान लेते हैं, चलो ठीक है। शक्ति संतुलन बनाए रखना है, राजा का पावर होता ना है, तो राजा शक्ति संतुलन बनाए, राजा का संतुलन बना रहना चाहिए, राजा का शक्ति बना रहना चाहिए। नेपोलियन द्वारा किए गए जितने भी क्षेत्रीय परिवर्तन थे उसका पूर्ववर्त करना है। पूर्ववर्त मतलब जैसे पहले था वैसे कर देना है। पुरानी राजशाही व्यवस्था को पुनः स्थापित करना। देखो इसका मेन उद्देश्य क्या था, मेन उद्देश्य था कि पुराना राज वाला सिस्टम जो था, राजा वाला सिस्टम था, वो लाना है, क्योंकि नेपोलियन तो राजा घराने से नहीं आता था, और यूरोप में राष्ट्रीयता भावना को उदय को दबाना है या रोकना है। जो जनता में जो राष्ट्रीयता की भावना जो जागी थी उसको क्या करना है, दबा देना है, उसको खत्म कर देना है। ये सब कौन किया था भैया, ये सब किया था कौन, ये वियना संधि में। तो हमने आपको ये सारी चीजें आपको बता दिए हैं। अभी एक जो है आपका, एक जो है वो एक स्लाइड हम आपको समझा देते हैं, हुआ क्या था जो समझा देते हैं। देखिए अब आपको कहानी अच्छे से समझ में आ गया है, तो प्लीज पीछे वाला कहानी थोड़ा सा देख लीजिए और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि सर हमको समझाना क्या चाह रहे थे। यही वाला देखो,
नेपोलियन क्या किया, नेपोलियन के जो अभियान हुए, अभियान का मतलब वो जर्मनी पे अटैक किया था और इटली पे अटैक किया था। इससे जर्मनी और इटली के राज्यों को अधिक संगठित करने का मौका मिला। देखो जर्मनी क्या था ना, जर्मनी 389 टुकड़ों से ज्यादा, 383 या 389 टुकड़ों में बटा हुआ था। एकदम छोटे छोटे राज्य में क्या था, विभाजित था, एकदम छोटे छोटे राज्य में टुकड़े में बटा हुआ था। तो इसको क्या किया, 389 था, इसको क्या किया, ये 389 को हटा करके, भाई इतना बड़ा साम्राज्य कौन चलाएगा, इसको 39 राज्यों का एक महासंघ बना दिया। कौन बना दिया, तो राज्यों को संगठित करें। ये 7 टुकड़ों में बटा हुआ था, इसको 3 टुकड़ों में बांट दिया। और इसको बांटा इसलिए, देखो पहले जब इंडिया के बारे में देखो, इंडिया जब 1947 में भारत आजाद हुआ था ना, तो वहां पे आजादी के बाद भी यहाँ पे 565 राजवाड़े थे। भाई साहब यहाँ पे 565 राजवाड़े आजादी के बाद भी थे। लेकिन आज के को राजवाड़ा आपको दिखता है, आजादी 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो यहाँ पे 1947 में 565 राजवाड़े थे। लेकिन जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल है, उसको छल बल और जो भी है लालच दे करके क्या किया, उसको एक किया। आज 28 राज्य है ना, तो उसी तरीके से ये क्या किया, नेपोलियन 389 राज्यों को 39 राज्य में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, ताकि वो अपना शासन प्रणाली यानी शासन बहुत अच्छे से चला सके। उसी तरीके से 7 को पार्ट करके 3 में बांट दिया, ताकि वहां पे भी अपना शासन अच्छे से चला सके। तो जो अभियान के द्वारा जर्मनी को और इटली के राज्यों को अधिक अधिक संगठित किया था, वहां उसको राजनीतिक रूप देने में मदद की। राजे वहां पे कोई एक कॉमन सिस्टम नहीं था। कॉमन सिस्टम मतलब जो 1804 वाला कोड वाला सही था वहां जर्मनी में नहीं चल रहा था, ना ही इटली में चल रहा था। तो ये कौन किया, नेपोलियन किया। जिससे क्या हुआ, इनके एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। अब एकीकरण का मार्ग करने का मतलब क्या हुआ कि सब आधा काम तो खुद पहले ही कर दिया था। 389 साम्राज्य को मिलाना अगर जनता का काम होता तो भैया कितना भारी काम होता, सोच लो। आधा काम तो करके नेपोलियन ही चला गया, उसको तो 39 और 39 वाला आपस में मिल जाएगा तो कितना आसान काम रहेगा। तो एकीकरण में इसका मार्ग प्रशस्त कर दिया। नेपोलियन के पतन के बाद 1815 में इसको मार दिया गया, मतलब हटा दिया गया। तो वियना में कांग्रेस हुआ, जो अभी हम समझाएं, जिसमें यूरोप की जो प्रमुख शक्तियां थी, तो यूरोप की प्रमुख शक्तियां कौन थी, फ्रांसा, रसिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन। समझ में आ रहा है। तो ये प्रमुख शक्तियां थी। नेपोलियन के युद्धों से अस्त व्यस्त हुए यूरोप में पुरानी व्यवस्था को फिर से पुनर्स्थापित करना चाहती थी। पुनर्स्थापित मतलब फिर से लाना चाहती थी। ठीक है, मैंने आपको समझा दिया। वियना कांग्रेस में मैंने आपको अभी जस्ट 1815 में ही वियना कांग्रेस हुआ था। अभी आपको याद रखिए मीटिंग कब हुआ था बाबू, मीटिंग कब हुआ था, मीटिंग 1815 में हुआ था। 1815 में पुरानी राजशाही व्यवस्था को बचाए रखने का प्रयास किया गया कि हाँ, राजशाही खत्म नहीं होना चाहिए, पावर खत्म नहीं होना चाहिए, राजा खत्म नहीं होना चाहिए, लेकिन राष्ट्रवाद और जनतंत्र की नई शक्तियां धीरे धीरे उभर रही थी। अब क्या, अब पछता तो हो गया जब चिड़िया चुग गई खेत। अब सभी को तो राष्ट्रवाद का मतलब पता चल चुका था, सबको पता था। नेपोलियन ऐसा कांड करके गया था कि सबको मजा दिला दिया था, और ये मजा वो सबको देना चाहता था। ये बात मजा नहीं आया, बहुत मजा आया। समझ में आया कि नहीं आया। अब कांग्रेस की अध्यक्षता ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने की। हमको बताया था ना आपको, यही ना सबको कॉल करके बुलाया था। तो कॉल करने वाला अध्यक्ष होता है ना, हेड होता है, यही हेड, यही था। एकरे पकड़ो, यही था, एकरे पकड़ो। तो जो वियना में कांग्रेस में जो मीटिंग हो रहा था, उसकी अध्यक्षता यही चांसलर मेटरनिक कर रहा था, जो बहुत ही ज्यादा प्रतिक्रियावादी है। अब प्रतिक्रियावादी का मतलब समझो, किसी को तुम गलिया दोगे, 4 गाली तुमको पलट के दे देगा, तेरा भूत के, तेरा नानी के, तेरा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, वो 4 गाली वो तुमको पलट के दे देगा, वो प्रतिक्रियावादी है। तुम्हारी दीदी, एक थप मारो, 4 थप खा के बैठ जाओ, प्रतिक्रियावादी है भाई। प्रतिक्रिया, तुरंत रिएक्शन, एक्शन नहीं कि रिएक्शन मार दिया, उसको बोलते हैं प्रतिक्रियावादी। जनता आंदोलन कर रही है, लाठी चार्ज करवा दो, तो उसको बोलते हैं प्रतिक्रियावादी। ये एकदम नहीं देखना चाहता था कि जनता इसके खिलाफ खड़ा हो, तो प्रतिक्रियावादी उसको कहते हैं, तुरंत एक्शन लेने वाला आदमी प्रतिक्रियावादी। मेटरनिक जो बोले हम आपको बताए थे, मेटरनिक क्या किया, इटली को कई छोटे राज्यों में फिर से विभाजित कर दिया, ताकि इटली में पावर एक नहीं हो सके, जबकि वो 3 राज्यों में क्या था। और राष्ट्रीयता की भावना पर प्रतिबंध लगाने के लिए बहुत कोशिश किया। वियना कांग्रेस, यहां पे समझो, वियना व्यवस्था में प्रतिक्रियावादी शक्तियों को विजय हुई, तो जितने भी थे सब प्रतिक्रियावादी थे, ये जीत गए थे। यह दीर्घकालीन नहीं रहा, क्योंकि जनता जो है वो राष्ट्रीयता की भावना को जान चुका था, वो फैलते रहा। फ्रांस में वियना व्यवस्था के तहत
पुरानी राजवंश मैंने आपको बताया था, बुर्बो राजवंश कौन सा राजवंश था, बर्बन फैमिली से, तो बुर्बो राजवंश इसको बोलेंगे, याद आता है, बहुत बार एग्जाम में आता है। तो बुर्बो राजवंश की पुरानी ये होगी, लेकिन वो मजा नहीं आ रहा था, इससे जनता असंतोष हो गई थी और संघर्ष हमेशा जारी रहा था, छोटे मोटे वो ये करके। तो आज अभी हम देखने वाले हैं कि कैसे जो है वो जनता संघर्ष कर रही थी फ्रांस में भी। ठीक है, अधिकतर स्लाइड हम पढ़ा चुके हैं, बाकी इसमें आप देखो, इस स्लाइड तक हम आपको कवर कर देंगे, और कवर करने के बाद आप लोग अगले वाले वीडियोज में देखना। देखो बेटा, एक बात बताते हैं, सुनो ध्यान से, फास्ट एंड पेस्ट वीडियो नहीं समझ में आएगा फिर से रिकॉल कर लेना, 2-3 बार अगर देख लोगे ना तो अच्छा लगेगा, समझ में भी आएगा। थोड़ा डीप में जा रहे हैं, और आप लोग को पहले, आप लोग क्या है, वर्ल्ड वाले हिस्ट्री से आप लोग रिलेटेड नहीं हो, आप कनेक्टेड हो जाओ। नेपोलियन कौन था, थोड़ा सा उसके बारे में वीडियोस देखो, यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियोस पड़ा हुआ है नेपोलियन के बारे में, फ्रांस के बारे में बहुत सारा वीडियोस पड़ा हुआ है। यहाँ पे हम दिखा नहीं सकते क्योंकि पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा है, सिलेबस भी आप लोग को ख़त्म करना है ना, सिलेबस भी आप लोगों को ख़त्म करवाना है, और पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा है, तो ये सब चीज़ भी आपको करना पड़ेगा, और लगातार अब लगे रहना है। तो बाबू सपोर्ट, तुम लोग जब तक सपोर्ट नहीं करोगे बच्चा, तब तक हम कैसे राइज करेंगे। लगातार लगे रहना है बेटा, लगातार अब करते रहना है हमको। चाहे देखो, एक बात बताते हैं, जहां जहां आपको जो मेरा बच्चा वीडियो देख रहा है और जिसको जिसको समझ में नहीं आ रहा है, आप बोल सकते हो कि सर हमको यहाँ पे वीडियो समझ में नहीं आ रहा है, आप थोड़ा फास्ट बोलते हो, थोड़ा आप जल्दी जल्दी समझा देते हो। आपको जो सजेशन देना होगा बच्चा, कमेंट सेक्शन में आप दे दीजिए, या फिर नेट पे जाकर सर्च करोगे अनुराग सर डीपीएस, आ जाएंगे वहाँ पे फिर व्हाट्सएप वगैरह कॉल वगैरह कर सकते हो, आराम से दे सकते हो। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट सेक्शन में आप सजेशन देखिए, लोग देखते हैं, ठीक है, आप लोग का सपोर्ट रहेगा, बहुत आगे बढ़ जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं क्या हुआ। मैंने आपको बताया था ना, ये सब आपको बता दिए हैं जर्मनी में। हाँ देखो, जो जो चीज छूट रहा है उसको हम लोग आगे लेके चलते हैं। मैंने आपको बताया 1815 में वियना सम्मेलन, ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक के मेजबानी में, मेजबानी का मतलब अध्यक्षता, अध्यक्षता, मेजबानी का मतलब ये होता है जिसमें ब्रिटेन, मैंने आपको बताया, रूस मैंने बताया, ब्रिटेन, प्राग, देख लीजिए बेटा प्राग को, ब्रिटेन, रूस, ऑस्ट्रिया और प्रसा, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया कि यूरोप में नेपोलियन के युद्ध के बाद शांति के लिए नई व्यवस्था लागू की। हाँ बेटा, शांति के लिए व्यवस्था लागू कर रहा था कि अपना पावर जमाने के लिए। इस कांग्रेस का उद्देश्य फ्रांस में पूर्वी युग की पुरानी राजशाही व्यवस्था को, फिर से राजशाही व्यवस्था, मैंने आपको बता दिया, राजशाही व्यवस्था को फिर से लाना था, मगर जनतंत्र और राष्ट्रवाद की नई शक्तियां उभर के आ रही थी। मेटरनिक ने इटली को कई छोटे राज्यों में बांट दिया था, जिसमें से अब कुछ पूछता है कि सिसिली और नेपल्स किसके पार्ट थे। सिसिली और नेपल्स इटली के पार्ट थे जिसको वो बांटा था। और यहाँ पे वो जबरदस्ती, देखो ना, फ्रांस का बुर्बो राजवंश यहाँ पे ड्यूक फर्डिनेंड को भेज देगा, ऐसा कुछ होता है बेटा। बताओ तो इटली कहाँ है, फ्रांस कहाँ है, और ये कौन कर रहा है, मेटरनिक इतना काबिलची कर रहा है, इतना कानूनी मेटरनिक कर रहा, मारो इसको, चुट्टा को मारो। रोम पोप के अधिकार में दे दिया। पोप आपको पंडित जी बताए थे, रोम, तो इटली में ही रोम है बेटा, इटली का जो बीच वाला पार्ट है ना, उसी में रोम है, और रोम को दे दिया किसको, पोप को, यानी पंडित जी को। और वहीं पे लोम्बार्डी और वेनेसिया है, यहाँ पर खुद मेटरनिक अपना अधिकार रखा, क्योंकि इसके सैटेले था। आप मैप में देखोगे, क्या है, लोम्बार्डी और वेनेसिया, ये उसके पास में ही था, इसलिए उस पर खुद अधिकार कर लिया। जर्मनी को कौन 39 में बांटा था, नेपोलियन, उस रियासतों को वैसे ही संघ बनाया रहने दिया, अनटच रहा, उसको नहीं कुछ हुआ, जिस पर अप्रत्यक्ष रूप से ऑस्ट्रिया का ही नियंत्रण। लो, जर्मनी पे 39 महासंघ पे भी कौन, देखो हमने आपको कौन बोला, ऑस्ट्रिया ही यहाँ तेज बनेगा, विलन के रूप में ऑस्ट्रिया काम करेगा, और राष्ट्रीयता की भड़कने से वो रोकने का प्रयास करते रहा। जितना बड़ा जर्मनी में राष्ट्रीयता की भावना पनपी, उतना बार इसको रोकने का क्या किया बेटा, प्रयास किया, खत्म करने का प्रयास किया। आगे चलते हैं। वियना की व्यवस्था में जो प्रतिक्रियावादी शक्तियां थी, प्रतिक्रियावादी आपको बताए थे कि आप एक थाप मारियो तो 4 थाप मारने के लिए रेडी रहेगा, तुरंत एक्शन पे तुरंत रिएक्शन देगा, उसको क्या बोलते हैं, प्रतिक्रियावादी। की जीत हुई, लेकिन यह स्थायी रूप से नहीं चल सकी, क्योंकि यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना तेजी से फैल रहा था। आपको राष्ट्रीयता की भावना पता है, देश के लिए, देखो आपको 3 आप लोग को क्रांति पढ़ेंगे। देखिए ये सब फ्रांस की क्रांति अब पढ़ने वाले हैं हम लोग, तो इसको हम अगले वाले वीडियो में स्टार्ट करेंगे, बढ़िया से स्टार्ट करेंगे। फ्रांस की क्रांतियां,
इसको हम लोग अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे, देखिएगा ध्यान से समझिएगा। इसको करके हम खत्म कर देते हैं। एक तो 1815 वाला आप लोग देख ली, बैटल ऑफ वाटरलू, आराम से देखिए, जिसमें नेपोलियन हारा। नेपोलियन हारने के बाद क्या होता है कि 1830 में भी एक भयानक क्रांति हो जाता है। 1830 की जुलाई क्रांति आपको पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, और आता भी है बाबू, जुलाई की क्रांति आता है। और उसके बाद 1848 की क्रांति, यहां तो सबका पुंगी बजेगा यहाँ पे। और तीनों में 3 राजा हुआ। ये आपका चार्ल्स दशम है, लुई फिलिप है, और एक और है लुई फिलिप चार्ल्स, ये चार्ल्स दशम है, ये लुई फिलिप है। वो कौन तो है, हम आपको बता देंगे, नाम के साथ आपको बताएंगे। अगले वाले वीडियो में बने रहिएगा, जमे रहिएगा। छोटा छोटा वीडियो बना रहे हैं ताकि आप लोग खाना खाते वक्त भी देख लो, आराम से पढ़ लो, और आराम से कुछ कुछ होमवर्क भी लेते रहो। टेलीग्राम वाला चैनल हम शुरू करेंगे, तो टेलीग्राम वाला चैनल पे तुरंत आप लोग क्या करो, थोड़ा थोड़ा होमवर्क जो है वो लेते रहो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए बेटा, सब्सक्राइब कीजिए।